अस्सलाम वालेकुम। करेंसी नोटों के ऊपर मेरी तस्वीर लगाओ या मेरा जो धंधा मुझे खुलकर करने दो तो मैं पाकिस्तान के सारे कर्जे माफ करवा दूंगा। सेठ आबिद ने यह दावा और ऐलान किया था और नवाज शरीफ को ऑफर की थी, जिसके बाद नवाज शरीफ ने यह ऑफर ठुकरा दी थी। मगर सेठ आबिद जिनका अब कराची में इंतकाल हुआ है, वो दुनिया की नाज़रीन बहुत कम जो पूरी सरार तरीन शख्सियात होती हैं उनमें से एक माने जाते थे और उनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता था कि ये कहाँ रह रही हैं या क्या कर रहे हैं या इनका बिजनेस क्या है, इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ये कारोबार किस तरह से कर रहे हैं, ये कितने लोगों के साथ अटैच हैं, इनके कारोबार के जरिए कौन कौन से ऐसे काम किए जा रहे हैं कि दुनिया के लिए हैरत का बाइस बन रहे हैं। उनकी जिंदगी के बारे में बहुत ज्यादा मुतज़ाद खबरें सामने आती रही थी, लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको 3 के बारे में ऐसी बातें बताने जा रहा हूं कि जो यकीनन बहुत कम लोगों को पता होंगी और जब ये बातें आपको पता चलेंगी तो नाज़रीन आप भी हैरान रह जाएंगे कि यार ऐसा शख्स जिसके बारे में यानी कि लोग कंफ्यूजन का ही हमेशा शिकार रहे थे, वो काम ऐसे काम भी कर गया, इतने बड़े बड़े काम भी कर गया। मगर थोड़ी सी जो डिटेल है, बड़ी दिलचस्पी से भरपूर डिटेल उनके बारे में, वो भी मैं आपको बताता हूं और ये डिटेल भी सुन के आप यकीनी तौर पर हैरान होंगे कि कसूर के अंदर पैदा होने वाले जो सेठ आबिद है नाज़रीन, इनके बारे में जैसे मैंने पहले बताया कि इन्होंने ये ऑफर की थी कि मैं मुल्क का सारा कर्जा उतार दूंगा अगर मेरी 2 में से कोई एक शर्त भी मान ली जाए। इन्होंने ही यानी कि सेठ आबिद ने ही एक मुश्किल वक्त के अंदर जब पाकिस्तान को बड़ी अशद जरूरत थी तो डॉक्टर अब्दुल कदीर को कंटेनर के जरिए पाकिस्तान के अंदर मुंतकिल किया था। इनके बारे में ये बात भी की जाती है। इसके अलावा इनके बारे में यह भी कहा जाता है कि जब अमेरिका ने पाकिस्तान पर एटमी रीप्रोसेसिंग प्लांट की पाबंदी लगाई तो यही वो शख्सियत थी कि जो पानी के रास्ते से यानी कि ये बहरी रास्ते से ये सब जो प्रोसीजर के लिए जो भी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अहम ज़रूरी सामान होता है, वो सब पाकिस्तान लाए थे और पाकिस्तान को जो एक जौहरी ताकत बनने में बहुत ज़्यादा मदद मिली थी। 2006 में पूरी सरार तौर पर इनके बेटे को इन्हीं के गार्ड ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था और इमरान खान जो आजकल पाकिस्तान के वजीर आज़म हैं, उन्होंने भी जब शौकत खानम की फंडिंग की थी, फंड रेजिंग कर रहे थे, तो उसके दौरान भी इनका कई बार जिक्र किया था और इनका नाम लेकर कई अहम बातें भी की थी। मगर अब जो 3-4 बातें हैं जो बताने के लिए मैंने आज की ये वीडियो बनाई, मैं वो आपको बताता हूँ कि आप जान जाएंगे कि कितने पूरी सरार ये शख्सियत थी और इनकी जिंदगी कैसे चल रही थी। सबसे पहले नाजरीन जो माजी का एक बड़ा अहम वाकया है जो भुलाया नहीं जा सकता, वो ये है इनके हवाले से कि जनरल ज़िया के दौर के अंदर पाकिस्तान के अंदर मुआशी तौर पर बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ गई थी। पाकिस्तान मुआशी मुश्किलात का शिकार हो गया था और मुआशी मुश्किलात की हद इस हद तक चली गई थी कि जनरल ज़िया के पास, उनकी काबीना के पास, उनकी कैबिनेट के पास या उनका जो उस वक्त का वजीर खजाना था उसके पास सरकारी मुलाजमीन को देने के लिए तनख्वाहें भी नहीं थी। उनके पास पैसे नहीं थे कि वो सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें दें और सरकारी मुलाजमीन काम अपना जारी रखें। तो उस मुश्किल वक्त के अंदर सेठ आबिद ही थे कि जिन्होंने पूरे मुल्क की जो सरकार, बहुत सारे अहम जो इदारे थे, उन इदारों के जो सरकारी अफसरान थे और सरकारी मुलाजमीन थे, उनको अपनी जेब से पैसे दिए थे और उनको कहा था कि आप काम जारी रखो, आपने अपनी तनख्वाहों की या अपनी मराद की फिक्र नहीं करनी है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ थी वो ये इनके बारे में बड़ी एक यानी कि बड़ी दिलचस्पी की हामिल ये चीज़ कि इन्होंने बाकायदा तौर पर, क्योंकि इनके स्मगलिंग के हवाले से इनका बड़ा नाम चलता था कि ये स्मगलिंग करते, तो इस हवाले से इनके बारे में ये भी कहा जाता था कि इन्होंने बाकायदा फतावा जात निकलवाए हुए थे, फतवे लिए हुए थे अपनी स्मगलिंग के हवाले से, अपने नाजायज़ कारोबार के हवाले से। और इस चीज़ के बाद इस मसले के ऊपर भी काफ़ी मरतबा ऐसी अहम बहस हुई थी कि जिसके बाद ये जो हक़ाइक़ हैं या जो शवाहिद हैं वो भी सामने आने की कोशिश की गई, सामने आने के इम्कानात बढ़े थे। इनके 2 बेटे नाज़रीन, अब ये इतना दौलतमंद इंसान था, इतना पैसे वाला इंसान था, इनके पास इतनी करोड़ों अरबों की जायदादें थी, मगर फिर भी इनके जो 2 बेटे हैं वो ज़हनी तौर पर माजूर थे और वो यानी कि एक आम इंसान की तरह एक आम ज़िंदगी नहीं गुजार सकते थे। और इनका जो एक बेटा था उनको उन्हीं के गार्ड ने कत्ल कर दिया था लाहौर के अंदर 2006 के अंदर। तो जो इनके 2 बाकी बेटे थे वो इनकी ना दौलत को इस्तेमाल कर सकते थे, ना इनकी दौलत से फ़ायदा उठा सकते थे, क्योंकि वो ज़हनी तौर पर एबनॉर्मल थे। उसके बाद नाजरीन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि एक दौर के अंदर इनके बारे में बड़ी मशहूर हुई थी ये खबरें, और ये खबरें मीडिया की बड़ी ज़हमत बनती रही थी कि बेनज़ीर भुट्टो को अगवा करवाने के हवाले से भी कुछ प्लानिंग्स वगैरह की गई थी या कुछ ऐसे प्लान्स वगैरह बनाए गए थे या कुछ ऐसी सरगर्मियां की जानी थी कि जिनके नतीजे में जो बेनज़ीर भुट्टो हैं वो अगवा हो जाती और उनके अगवा के हवाले से भी इनका नाम सामने आया था कि ये प्लानिंग में मुलविस थे या ये उनके साथ जो प्लानर्स थे या जो कार्रवाई करने वाले थे उनके साथ इन टच थे और इनके कुछ ऐसे मकासद थे कि जो उनके अगवा होने के बाद ही पूरे किए जा सकते थे। इसके साथ साथ नाजरीन इनको दुनिया में
जो पुरइसरार तरीन शख्सियात होती हैं, बहुत कम है पुरइसरार तरीन शख्सियात, उनकी लिस्ट में भी इनको टॉप पे रखा गया। यानी कि इनको ऐसा शख्स माना जाता था पूरी दुनिया का कि जो सबसे ज़्यादा पुरइसरार थे, उनके बारे में पता ही नहीं चलता था कि ये ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं, ये पैसा कहाँ से इतना कमा रहे हैं, ये किस तरह से अपनी ज़िंदगी को मैनेज कर रहे हैं, ये किस तरह से इदारों से बचे हुए हैं, ये किस तरह दुश्मनों से बचे हुए हैं, किस तरह अमेरिका जैसे मुल्क की आंखों में आंखें डाल के और वहाँ से कीमती से कीमती लोग, कीमती से कीमती सामान जो है वो पाकिस्तान मुंतकिल करने में कामयाब हो जाते थे। और आखिर इनकी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा सक्सेस, इतनी ज़्यादा कामयाबी किस तरह से थी? क्योंकि अगर 2 नंबर काम या 2 नंबर धंधे की बात की जाए, नाज़रीन दुनिया के बहुत सारे लोग करते हैं, 2 नंबर काम करते हैं, वो 2 स्मगलिंग भी करते हैं, वो चोरियां भी करते हैं, वो करप्शन भी करते हैं, मगर इस तरह से पुरइसरार ज़िंदगी किसी की नहीं होती है जिस तरह से इनकी थी। और आज तक कोई भी करप्ट से करप्ट तरीन, बड़े से बड़ा करप्शन ज़्यादा इंसान, जब बड़े से बड़ा हलाल तरीके से कारोबार करने वाला इंसान, जब बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, जब बड़े से बड़ा सनतकार, जब बड़े से बड़ा इन्वेस्टर आज तक हमारी हुकूमत को ये ऑफर नहीं कर सका है कि अगर आप मेरी चंद एक बड़ी आसान शराइत माने तो फिर मैं आपका उसके बदले में सारा कर्जा माफ करवा दूंगा। जैसे इनके बारे में था कि ये कहते थे कि अगर नोट के ऊपर कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब आनी पाकिस्तान की जगह मेरी तस्वीर लगा दी जाए तो मैं पाकिस्तान के सारे कर्जे माफ करवा दूंगा, पाकिस्तान के सारे मसाइल खत्म करवा दूंगा। बहरहाल इनकी जिंदगी के जो मजीद राज हैं वो राज भी शायद आने वाले वक्तों में कभी खुलेंगे, लेकिन ये जो अहम तरीन राज थे जो मैंने आपको बताए, ये राज भी बड़े ऐसे हैं कि इनके बारे में आज तक नहीं पता चल सका कि ये राजों, इन राजों की हकीकत क्या थी और इन राजों तक पहुंचने का रास्ता क्या है। ये इंतकाल कर गए कराची के अंदर, और इंतकाल कर जाने की वजह से ही जो, क्योंकि हम मुसलमान हैं तो हमें यही चाहिए कि अगर कोई कलमा को इंतकाल कर जाता है तो उसकी कम से कम मगफरत के लिए दुआ ज़रूर करें। और चूंकि इनकी तो ज़िंदगी ही बड़ी पुरइसरार थी तो मैंने सोचा कि मैं इनकी ज़िंदगी के कुछ पहलू जो है वो आपके सामने रखूँ। अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दें और अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दें कि अगर हमें इस दुनिया में आने का एक मौका मिला हुआ है, हमें 60-70 साल की एक ज़िंदगी मिली हुई है, तो उसमें ऐसे अमाल करें, उसमें ऐसे काम करें कि उसके मरने के बाद हम अल्लाह के आगे भी सुरखरू हो, और हमारे मरने के बाद जो दुनिया में बाकी लोग हैं, हमारे जानने वाले हैं, हमारे नाम से वाकिफ़ हैं, हमारे किरदार से वाकिफ़ हैं, वो कम से कम हमारे बारे में कोई नेगेटिविटी अपने जहन में ना रखे, या उनको कोई गिला शिकवा ना हो, या उनको हमसे कोई शिकायत ना हो।